कैसे हैं आप लोग? खुश? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उस हर हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के यूथ की आंखों में सपना होना चाहिए आईएएस का एग्जामिनेशन देने का। और यह भी बताया था कि ये कितना आसान एग्जामिनेशन है, कितना पारदर्शी एग्जामिनेशन है और कितनी संभावनाओं वाली उपलब्धियां हैं। ये वादा है मेरा कि आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में कोई बच्चा ये ना कहने पाए कि काश मुझे गाइडेंस मिल जाता तो मैं इस परीक्षा की तैयारी करता। यू ऑल वेलकम हियर। आवर चैनल इज गिविंग प्रॉमिस टू कंटिन्यू योर स्टडीज। ओके फाइन, आइए चलते हैं। मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं प्रारंभिक परीक्षा। और प्रारंभिक परीक्षा में मैंने बताए थे दो सेगमेंट्स हैं, एक सीसेट का है और एक जनरल स्टडीज का है। सीसेट क्वालिफाइंग है, जनरल स्टडीज कॉम्पिटिटिव है। एंड दिस जनरल स्टडीज हैविंग 7 सेगमेंट्स। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, करंट इवेंट्स हैं। इतने हिस्सों को लेकर के बनती है आपकी जनरल स्टडीज। बट अमंग दीज ऑल सब्जेक्ट्स, I'm again repeating, history, geography, polity, economy, science and technology, current events, games and sports। इस सब में जो कोर सब्जेक्ट है जिसके बिना बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई शुरू नहीं हो सकती, दैट इज हिस्ट्री। न केवल सर्वाधिक सफलताओं वाला विषय है, न केवल सर्वाधिक संभावनाओं वाला विषय है, बल्कि कोर विषय है ये। क्योंकि इसी से जन्म लेता है राजनीति शास्त्र, इतिहास से ही, इतिहास के पन्नों से ही। इतिहास के पन्नों से आप दर्शन शास्त्र को जन्म लेते हुए पाओगे। इतिहास के पन्नों से आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं जन्म लेते हुए पाएंगी। आपको आर्थिक व्यवस्थाएं, अर्थशास्त्र जन्म लेता हुआ पाएंगे आप। तो आपका विषय कुछ भी हो, अपार्ट फ्रॉम दैट एक पेपर जो ऐसे का होता है, आपको एसेंशियल रॉ मटेरियल मिलता है शुरुआत करने का। तो ये विषय सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि सभी विषयों की माँ है। और मैं दावे से कह रहा हूं कि किसी भी विषय को अगर आप इतिहास से नहीं जोड़ सकते ना, तो आप उस विषय में इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। सी, वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें 4 तरीके के परिवर्तन का इतिहास हमें देखना है। हमें देखना है कि राजनीतिक परिवर्तन क्या हो रहे थे, हमें देखना है कि आर्थिक परिवर्तन क्या हो रहे थे, हमें देखना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या हो रहे थे, और एक परिवर्तन धार्मिक परिवर्तन क्या हो रहे थे। बस सिंपल, वेरी सिंपल। समूचा इतिहास इन्हीं परिवर्तनों का इतिहास है। एक चीज आपसे कहूंगा कि अब तक जिस विश्वविद्यालयीय शिक्षा से आप पढ़ करके निकले हैं, इतिहास पढ़ करके निकले हैं, फॉरगेट इट। अब तक का तो प्रारूप यूजुअली यही था कि परीक्षा के पहले 10 क्वेश्चन मिल जाते थे और तैयार कर लिए जाते थे, बट नो, अब आपको इतिहास के बारे में एक सोचने वाले विद्यार्थी के रूप में डेवलप करना है। सबसे आसान सब्जेक्ट है ये। ऊपर से देखने में आकार बड़ा जरूर लगता है, लेकिन एक अंतर्निहित तारतम्य है जिसको अगर समझ सकें तो सब्जेक्ट बेहद आसान हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर मैं प्रारंभिक परीक्षा की बात करूं तो करीब 25 से 30 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के, और करीब 8-9 टॉपिक हर एक में आते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से। इस प्राचीन भारत में आपको करीब 60,000 ईसा पूर्व, 60,000 साल पहले से लेकर के 750 एडी तक एक लंबा कालखंड है, लेकिन चैप्टर्स बहुत कम हैं। एक पाषाणकालीन मानव है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है, फिर वैदिक सभ्यता है, देन मौर्य साम्राज्य है, कुषाण है, गुप्त साम्राज्य है, और यहीं पर आकर के इतने चैप्टर्स में ये प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाता है। एक बेहद सारगर्भित कंटिन्यूटी है यहाँ पर। नौ पाषाणकालीन मानव धीरे धीरे जंगल से निकल करके बस्तियां बसाने लग गया। सिंधु घाटी सभ्यता का मानव व्यापार करने लग गया, बड़े बड़े नगर बनने लग गए, इतने बड़े नगर, इतने व्यवस्थित नगर कि हमारी आज की सभ्यताएं उस पर ईर्ष्या कर सकती हैं। लेकिन जितनी तेजी से उदय हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का, उतनी तेजी से पतन हुआ। इसके बाद आई हमारी वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता की यज्ञ वाली पद्धति, जो सरल पूजा पद्धति थी, वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती गई।
यज्ञ जटिल होते गए, खर्चीले होते गए और आखिरकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध और जैन महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने धर्म का एक सरलीकृत रूप प्रस्तुत किया। याद रखिए, यह बदली हुई आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की देन थी। आगे चल के आपको हिंदुस्तान का यशस्वी साम्राज्य मौर्य साम्राज्य दिखाई पड़ेगा। कुल जमा पूंजी 3 सम्राटों के बारे में देखना है और ख़ास बात यह है कि जितना आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं ना, उतना आधुनिक शासन व्यवस्था को समझते जाते हैं और उतना ही सिंधु घाटी सभ्यता समझ में आने लगती है। इसके आगे बिखरा हुआ इतिहास है, छोटे छोटे राजवंश है। कनिष्क एक महत्वपूर्ण राजवंश है और इसके बाद आते हैं गुप्त राजवंश। राजनीतिक इतिहास भी लंबा है इनका, आर्थिक इतिहास भी है, सामाजिक धार्मिक बड़ा संभावनाओं भरा इतिहास है ये। यहीं से गुप्त साम्राज्य के थोड़े समय बाद शुरू हो जाता है पूर्व मध्यकाल और पूर्व एक चैप्टर रह गया था, संगम युग। प्राचीन भारत में इतिहास की प्रारंभिक अवस्था है, जैसे हमारे यहाँ वैदिक एज है ना, वैसे दक्षिण भारत में संगम युग है। अब ये 750 से लेकर के 1200 तक लगता है जैसे शक्ति का गुरुत्व तो दक्षिण भारत की तरफ चला गया। एक तो त्रिपक्षीय संघर्ष महत्वपूर्ण घटना थी, दूसरा चोल राजवंश महत्वपूर्ण घटना है, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां बेहद महत्वपूर्ण हैं। तीसरा शंकराचार्य का उदय अपने आप में एक नए आत्मविश्वास का उदय था। लेकिन इसी समय जब दक्षिण भारत में इन प्रतापी राजवंशों का उदय हो रहा था ना, तभी उत्तर भारत में एक नए राजनीतिक परिवर्तन की सूचना आ रही थी। दिल्ली सल्तनत मोहम्मद गोरी महमूद ऑफ गजनी की जीत के बाद स्थापित हुई दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में आपका पढ़ने का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। एक तरफ आप राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ेंगे, है सब जगह मिलता है। दूसरी तरफ आप सांस्कृतिक घटनाक्रम पढ़ेंगे, सूफी संतों का उदय हुआ, भक्ति काल का उदय हुआ। समूचे भारत में यह आंदोलन चल रहा था, भक्ति आंदोलन। तो किस किस भाषा में चल रहा था, कौन कौन लोग थे, जानना बड़ा रोचक होगा। तीसरी चीज संगीत और स्थापत्य कला, इन 2 का इतिहास जरूर पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1526 में आते आते 2 चीजें दिख पाती हैं। एक तो ढेर सारे प्रांतीय राजवंश हो गए थे, सभी का तो नहीं, लेकिन वे जिनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां रही हों या कोई खास उपलब्धियां रही हों, उनके संस्थापक और अंतिम शासक और उनकी उपलब्धियों का नाम मैप पर प्लॉट कर लें। देन मुगल अंपायर 1526 से शुरू हुआ और 1857 तक चला। बड़े पैमाने पर परिवर्तनों के समय था ये। एक तरफ यहाँ पर औरंगजेब, अकबर, शाहजहां जैसे सम्राट हो रहे थे, तो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी प्रवेश कर रही थी भारत में। आधुनिक विश्व प्रवेश कर रहा था भारत में। और जब 1857 में पराजित हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो आधुनिक भारत जागा था। अब आधुनिक भारत की जद्दोजहद शुरू होती है। किस चीज़ की जद्दोजहद थी? एक, अपनी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की, दूसरा एक जनतांत्रिक समाज बनाने की, और तीसरा आज़ादी की। तीनों मुहिमें एक साथ चलती रहीं। बड़ा रोचक घटनाक्रम है। कांग्रेस की स्थापना हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया कांग्रेस का। 3 बड़े आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड द भारत छोड़ो। एंड फाइनली 1947 में आकर के भारत आज़ाद हुआ। बट कहानी, इतिहास का दायरा अभी ख़त्म नहीं होता। आजकल कमोबेश सभी इतिहास की पुस्तकों ने 1964 तक को इतिहास का लास्ट पॉइंट बना लिया है। एंड आई विल टेल यू प्लीज़ 1990 इतिहास के इस दायरों को उठा करके 1990 तक ले जाइए, क्योंकि 90 तक का वक्त अब इतिहास के दायरे में आ चुका है और उस कंटिन्यूटी में। सो कम टू अस। मेरा काम है सब्जेक्ट को खुशनुमा बनाना, मेरा काम है सब्जेक्ट को रुचिकर बनाना, मेरा काम है उन लोगों तक गाइडेंस पहुंचाना जो अब तक किसी भी वजह से इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास के पहले चैप्टर से। जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड रीस्टार्ट द एम्बिशंस ऑफ योर फ्यूचर। जल्दी मिलेंगे।